हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा 11th बोर्ड का एग्जाम घोषित कर दिया गया है। बस कुछ ही दिन में 11th का एग्जाम होने वाला है। आशा करता हूँ कि आप सभी एग्जाम की तैयारी ठीक ढंग से किए होंगे। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 पत्र में एग्जाम होगा। पहला पत्र, दूसरा पत्र और तीसरा पत्र। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। सबसे बड़ा दिक्कत होता है सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में कम से कम 3 सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3। तो सबसे बड़ी दिक्कत आता है कि हम जो है कि हिस्ट्री को पहले बनाए, कि ज्योग्राफी को पहले बनाए, कि और भी ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट उसको बनाए। तो इसके लिए हम समझ नहीं पाते हैं और अक्सर वहां पर गलतियां हो जाती है। तो यह गलती फिर से ना हो, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम एडमिट कार्ड देखेंगे और एडमिट कार्ड में ऑप्शनल में जो सब्जेक्ट होगा वो एमआर सीट में उसी में उसको बनाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर एडमिट कार्ड जियोग्राफी होगा ऑप्शनल 1 में, तो जियोग्राफी वाला को ओएमआर सीट के ऑप्शनल वाला बनाएंगे। अन्यथा आपकी स्थिति जो है, आपका रिजल्ट जो पेंडिंग में भी चला जा सकता है, रिजल्ट खराब भी हो सकता है। हाँ, अगर तब पर भी पता नहीं चलता है, अगर फिर भी मालूम नहीं है, तो अपने से कुछ नहीं करना है, शिक्षक की सहायता लीजिए और शिक्षक से ठीक से पूछ लीजिए और क्लियर संतुष्ट हो जाने के बाद प्रकार से आंसर देना शुरू करेंगे। 11th के एग्जाम के लिए मुख्य रूप से एक प्रीवियस क्वेश्चन 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पहले ही चैनल में डाल दिया गया है या चैनल में शेयर कर दिया गया, सेंड कर दिया गया है। 2024, आज हम 2024 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनका एक बार अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा अभी तक लगभग जितना एग्जाम हो रहा है, सभी एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन जो है वह पिछले बार आया था, अधिकतर चांस उसी प्रकार के क्वेश्चनों का है। तो कुल मिलाकर के आपको तैयारी के लिए 2023-2024 का प्रीवियस क्वेश्चन और 2 वीडियो और, जिसमें भारत का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और भारत के भौतिक पर्यावरण का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन सबको आप एक बार ठीक से देख लीजिए, आपका एग्जाम ठीक से जाएगा। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं 2024 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है। जियोग्राफी शब्द जो है किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? जियोग्राफी अर्थात भूगोल, जियोग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? जियो प्लस ग्राफिस, जियो प्लस ग्राफी। ऑप्शन ए जियो प्लस ग्राफी, बी जी प्लस ग्राफी, सी जियो प्लस ग्राफी है और डी जी प्लस ग्राफिक्स। सही ऑप्शन होगा ए, अर्थात जियो प्लस ग्राफिक्स। एक यूनानी भूगोलवेता जिनका नाम था इरोटोस्थनीज। इरोटोस्थनीज सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, अर्थात जियो और ग्राफोस, जियो और ग्राफिस 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इरोटोस्थनीज, बी ग्रिफिथ टेलर, सी फ्रेडरिक रैडजेल, डी कुमारी एलन सैम्पल। हमारे पास 4 ऑप्शन है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक या भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, जबकि भौतिक भूगोल के पिता हिकेटियस या पोसिडोनियस को कहा जाता है और फ्रेडरिक रैडजेल जो है वह मानव भूगोल के पिता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? ए सोन नदी, बी नर्मदा नदी, सी यमुना नदी और डी लूनी नदी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से कोई एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी। भारत की मुख्य रूप से 3 नदियां, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी में बहती है, अर्थात आसपास के भूमि को छोड़ करके बीच वाला भाग अवतलित हो जाता है, उसी अवतलित भाग में ये नदियां प्रवाहित होती है, अर्थात भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सा नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी गंगा नदी, सी दामोदर नदी, डी इनमें से सभी। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट से जो भी नदियां निकलती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट से जो भी नदियां निकलती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, उनकी एक विशेषता है कि यह डेल्टा ना बना करके ज्वार नदमुख बनाती है, क्योंकि यह पश्चिमी घाट के खड़े ढाल से निकलती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, जिसके फलस्वरूप यह डेल्टा का निर्माण न करके ज्वार नदमुख का बनाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम में अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह ज्वार नद को बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। निम्नलिखित में से संकटापन प्रजाति कौन सी है? IUCN एक संस्था है, विश्व स्तरीय संस्था है। विश्व स्तरीय संस्था IUCN के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन उनकी संख्या काफी कम होती जा रही है या लुप्त होते जा रहे हैं, इनके आधार पर उन्हें कई भागों में बांटा गया। तो यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से संकटापन प्रजाति कौन सी है, मतलब कौन सी ऐसी प्रजाति है जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। ऑप्शन ए, जो दूसरे की सुरक्षा दे। बी, बाघ और शेर। सी, जिनकी संख्या अधिक हो और जिन प्रजातियों की लुप्त होने का खतरा अधिक हो। ऑप्शन डी, अर्थात जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा अधिक हो वे संकटापन प्रजातियों के श्रेणी में रखे जाते हैं। छठा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यामी उत्तर रेखा है? मानक यामी उत्तर रेखा ऑप्शन ए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, सी 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व और डी 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व। मानक यामी उत्तर रेखा जहां से भारत का समय लिया गया है, अर्थात भारत का स्थानीय समय में काफी अंतर हो रहा था। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच के जो समय है उसमें 2 घंटा का अंतर हो रहा था। तो उन 2 घंटा को अंतर को एक करने के लिए भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वही का समय पूरे भारत में मान्य किया गया। इसे ही मानक यामी उत्तर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? कुल मिलाकर के 5 महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। तो कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए आर्कटिक, बी अटलांटिक, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। सही ऑप्शन होगा डी। मेरियाना ट्रंच फिलीपींस के पास स्थित है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर के समथिंग है, वह प्रशांत महासागर में है। समुद्री जल का औसत तापमान कितना होता है? ए 22 डिग्री, बी 17 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 30 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सही ऑप्शन होगा बी 17 डिग्री सेंटीग्रेड। समुद्री जल का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 9, पराबैंगनी किरण निम्नलिखित में से कौन सी गैस को अवशोषण करती है? पराबैंगनी किरण जो है एक प्रकार की हानिकारक किरण होती है जिनसे त्वचा के संबंधित कैंसर हो सकता है। तो कहता है कि पराबैंगनी किरण निम्नलिखित में से कौन सी गैस को अवशोषण करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड करती है, नियॉन करती है, ओजोन या नाइट्रोजन। तो ओजोन, समताप मंडल के ऊपरी वाले भाग को ओजोन मंडल कहते हैं और ओजोन मंडल जो है वह वायुमंडल से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो एक प्रकार की हानिकारक किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ए 15.95%, बी 17.95%, सी 20.95%, डी 25.95%। तो वायुमंडल में दूसरी महत्वपूर्ण गैस या वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। जो धातु में लौह का अंश होता है उसे क्या कहते हैं? लौह धातु, अलौह धातु, सी बहुमूल्य धातु, डी मूल्य रहित धातु। तो चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल में या पृथ्वी भूगर्भ में लोहा अत्यधिक मात्रा में था, जिसके कारण लोहा विभिन्न प्रकार के खनिजों में मिला हुआ था। तो विभिन्न प्रकार के खनिजों में मिलने के आधार पर धातु को 2 भाग में बांटा गया। लोहा का अंश होना, लौह जिसमें नहीं होता है उसको बोलते हैं अलौह। इसके आधार पर जिनमें लोहा का अंश होता है उसको लौह और जिसमें नहीं होता है उसको अलौह। तो कहता है कि लोहा का अंश होता है उसको क्या कहते हैं? लौह। इनमें से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को दर्शाती है? ए 46 लाख वर्ष, बी 17.7 अरब वर्ष पूर्व, सी 4.6 अरब वर्ष पूर्व, डी 13.7 खरब वर्ष पूर्व, 13.7 खरब वर्ष पूर्व। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व, तारों की उत्पत्ति 5 से 6 वर्ष पूर्व और जितने भी ग्रह है उनकी उत्पत्ति जो है 4.6। इस प्रकार से पृथ्वी एक ग्रह है, इसकी उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर की बिंदु क्या कहते हैं? मान लिया जाए यह धरातल है, धरातल के अंदर वाला भाग में यहाँ भूकंप उत्पत्ति हुआ है जिसको बोलते हैं भूकंप मूल, और यहाँ से सीधे भूकंपीय तरंग जो होती है वह धरातल पर जाता है। तो जहां पर धरातल पहुंचेगा उसको बोलते हैं अधिगम केंद्र। तो कहता है कि पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर वाले बिंदु को क्या कहते हैं? ए अधिगम केंद्र, बी भूकंप केंद्र, सी धरातल, डी इनमें से सही है। सही ऑप्शन होगा अधिगम केंद्र। 14 कहता है ऊपर पट्टी के ठीक नीचे की परत, भूपर पट्टी के ठीक नीचे की परत क्या कहलाती है? ए सियाल, बी भूपर पट्टी, सी मेंटल, डी रोड।
जब भूकंप आता है तो भूकंप के फलस्वरूप तरंग उत्पन्न होती है और तरंग उत्पन्न के फलस्वरूप पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को 3 भागों में बांटा गया तरंग के आधार पर, तरंग के गमन के आधार पर। सबसे पहले ऊपर वाले भाग को भूपर पट्टी, नीचे वाला मेंटल और अंदर वाला भाग में रोड। तो भूपर पट्टी के नीचे वाला भाग मेंटल कहता है कि भूपर पट्टी के ठीक नीचे वाली परत क्या कहलाती है? ए सियाल, बी भूपर पट्टी, सी मेंटल, डी क्रोड मेंटल। 15वां कहता है मैग्मा और लावा से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या चट्टानें। तो मैग्मा और लावा, मैग्मा धरातल के अंदर जितने भी द्रवित पदार्थ अत्यधिक तापमान के कारण जितने भी पदार्थ हैं वह गलित अवस्था में है और जब यह पदार्थ धरातल के ऊपर आता है तो वायुमंडल के प्रभाव में ठंडा हो जाता है जिससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? निम्नलिखित में से कठोरतम खनिज कौन सा है? ए टोपाज, बी हीरा, सी क्वार्टज, डी फेल्डस्पर। ऊपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा फेल्डस्पर, दूसरी मात्रा क्वार्टज का और टोपाज जो है एक प्रकार का रत्न होता है जिसका उपयोग आभूषण या गहना बनाने में होता है और हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ अर्थात बी सही है। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव होता है? नदियां जो है वो कटाव करती है कब? जब वह तरुणावस्था में होगी तब। तो कहता है कि स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव होता है? ए तरुणावस्था में, बी अंतिम प्रौढ़ावस्था में, सी प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में और डी वृद्धावस्था में। सही होगा तरुणावस्था में। 18 कहता है मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूआकृति क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। उन आकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण आकृति क्या है? ए घाटी, बालुका स्तूप, कास्ट प्रदेश और सभी। घाटी नदी घाटी वाले क्षेत्र में मिलते हैं, नदियों के द्वारा बनाया गया, जबकि बालुका स्तूप जो है वह मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में यह वायु निक्षेपण के फलस्वरूप बनी स्थलाकृति है बालुका स्तूप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा नदी के द्वारा बनाया जाता है? वी आकार की घाटी, छत्रक शिला, बालुका स्तूप या जुजेन। तो वी आकार की घाटी जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो गार्ज का निर्माण करती है। वह गार्ज इस प्रकार से ऊपर वाला भाग चौड़ा हो जाता है, तो चौड़ा हो जाने के फलस्वरूप वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से वी आकार की घाटी, छत्रक शिला, बालुका स्तूप और जुजेन वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति। वह वायुमंडलीय परत जो मानवीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। तो वायुमंडल के संगठन एवं संरचना के आधार पर वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है जो मानवीय जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है वह क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में होता है। धरातल से 8 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। 21वां कहता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? वह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है? तो ऑप्शन बी अर्थात नाइट्रोजन। वैसा कह रहा है निम्नलिखित में से 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें कहां सीधी पड़ती है? ए विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी आर्कटिक वृत्त पर। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो 21 तारीख को, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। 21 जून को सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधा चमकता है। बी ऑप्शन सही होगा। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अक्सर कहां पाया जाता है? अर्थात निम्न वायुदाब का क्षेत्र। निम्न वायुदाब क्षेत्र कहां सबसे अधिक देखने को मिलता है? जैसे मान लिया जाए व्यापारिक पौने जो है 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी। यहाँ से पौने चलती है ध्रुव की ओर, 23.5 डिग्री से विषुवत रेखा की ओर, 23.5 डिग्री से विषुवत रेखा की ओर। जहां ये दोनों पौने मिलती है एक निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो कहता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहां देखने को मिलता है? अक्सर विषुवत रेखा। हालांकि विषुवत रेखा से ऊपर नीचे 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच खिसकता भी है, लेकिन अक्सर यह देखने को मिलता है 23.5 डिग्री विषुवत रेखा के निकट। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? द्रव तीनों अवस्था मिलता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जो है वह द्रव से वाष्प में बदल जाता है? ए संघनन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और क्षेपण। तो द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्प जो है या भाप
को संघनन होकर के बूंद के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। प्रति 10 ग्राम में, प्रति 1000 ग्राम में, प्रति 1000 ग्राम में, प्रति 10,000 ग्राम में। सही ऑप्शन सी होगा, प्रति 1000 ग्राम में। प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में जो खारापन या नमक की मात्रा होता है उसे हम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त करते हैं। महासागरीय जल के ऊपर और नीचे की गति को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा, बी तरंग, सी धाराएं, डी जल। महासागरीय जल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जो है वह महासागर का जल कभी ऊपर उठता है कभी नीचे बैठता है। इस गति को ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार और नीचे बैठने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है या सबसे अधिक बाढ़ आने की संभावना किस राज्य में होती है? ए बिहार में, बी पश्चिम बंगाल में, सी असम में, डी उत्तर प्रदेश में। सही ऑप्शन होगा बिहार में। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ कोसी नदी, एक विश्व में मार्ग बदलने में कुख्यात नदी है। अत्यधिक इस क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ देखने को मिलता है। मृदा की सर्वाधिक व्यापक एवं सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे अधिक भारत में मिलने वाली मृदा कौन सी है? ए जलोढ़ मृदा, बी लेटराइट मृदा, सी काली मृदा, डी वनीय मृदा। सही ऑप्शन होगा जलोढ़ मृदा। भारत के उत्तरी मैदान में या नदी तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक मृदा जलोढ़ मृदा और सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भी है। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? ए बाघ मारने के लिए, बी बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, और सी बाघ के शिकार से बचाने के लिए, और डी बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर ऐसा देखा गया कि बाघों के सबसे पहले गणना नेशनल पार्क में हुआ था। तो दिन प्रतिदिन देखा कि पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन बाघ की संख्या धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए या उनकी जो संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही थी उसको दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 ईस्वी में, जिसमें सबसे पहला जिम कार्बोनेट को इसमें रखा गया। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, वहीं से प्रारंभ किया गया, अर्थात बाघ को शिकार से बचाने के लिए। कह रहा है मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मानसून अरबी भाषा का मौसम शब्द से लिया गया है, तो उसका अर्थ क्या है? पवन प्रणाली, परिवर्तन, मौसम, इनमें से सभी। यह एक प्रकार की पवन प्रणाली है, बात सही है। परिवर्तन होता है 6 महीना तक स्थल से, 6 महीना तक समुद्र से चलती है। मौसम, मानसून का अर्थ ही मौसम होता है, अर्थात इनमें से सभी। उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, बी लू, सी व्यापारी पवन, डी पवन। लू, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, और व्यापारी पवन जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलती है, और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? गर्मी जब जाने लगता है, गर्मी के मौसम के टाइम मानसून के आगमन से पहले ही पश्चिम बंगाल में वर्षा होती है, जिसका कारण क्या हो सकता है? ए काल बैसाखी, दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटती मानसून, और डी लू। तो काल बैसाखी के कारण तड़ित झंझावात के साथ वर्षा होती है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहा जाता है? ए शुक्र को, बी मंगल को, सी बुध को, डी पृथ्वी को। सही ऑप्शन ए, अर्थात शुक्र। डोडा बेटी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ए नीलगिरी पर, बी अन्नामलाई पर, सी कार्डमम पर, और डी नल्लामला पर। ए नीलगिरी पर्वत पर। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पर, डोडा बेटा। कहता है रेगुन मृदा का दूसरा नाम क्या है? लवन मृदा, ए लवन मृदा, बी शुष्क मृदा, सी काली मृदा, डी लेटराइट मृदा। रेगुन मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। मानसून आगमन से पहले ही जब बारिश होता है तो उसको जुताई कर दिया जाता है, अधिक चिपचिपा हो जाता है, चिकनी मिट्टी की जैसा होता है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक होता है। इसका रंग काली होता है, क्योंकि यह बेसाल्ट के अपक्षरण से या बेसाल्ट चट्टाने को टूटने से इसका निर्माण होता है, अर्थात बेसाल्ट का रंग काला होता है, काली मिट्टी। कहता है कि भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। ए 3214, बी 2933, सी 1432, और डी 3229। तो उत्तर से दक्षिण
3214 किलोमीटर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? ए इंदिरा पॉइंट, बी गुहार मोती, सी किवीतु, डी इंदिरा कोल। तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट अंडमान निकोबार के द्वीप निकोबार में स्थित ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी के फलस्वरूप यह भी जलमग्न हो गया। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसे पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया। सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती और सबसे पूर्वी बिंदु किवीतु और सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल। अर्थात सही ऑप्शन इसके लिए दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। कहता है कौन सी भूकंपीय तरंग तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरती है? ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी धरातलीय तरंग, डी इनमें से सभी। भूकंप के फलस्वरूप तरंग उत्पन्न होती है, उनकी कुछ विशेषताएं होती है। कुछ तरंगे जैसे तरंगे दो प्रकार की होती है, एक धरातलीय तरंगे, एक भूगर्भीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे पी और एस तरंगे होती है। पी तरंगे सभी माध्यमों में गुजर सकती है, लेकिन एस तरंगे तरल पदार्थों में जैसे ही जाती है समाप्त हो जाती है, अर्थात एस तरंगे। कहता है काल वैसाखी संबंधित है 39 क्वेश्चन नंबर 39। काल वैसाखी संबंधित है ए पंजाब से, बी उड़ीसा से, सी कर्नाटक से, डी पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन पश्चिम बंगाल से। 40 भारत के कर्क रेखा में कितने राज्य से गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? ए 7, बी 8, सी 10 और डी 12। 8।